So that today we are going to start with the second chapter, that is the reproduction in flowering plant. तो फ्लावरिंग प्लांट्स हम किसको बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स होती है, ये हमने प्लांट किंगडम में कैटेगरी थी, लास्ट कैटेगरी में पढ़ी थी. लाइक प्लांट किंगडम को हम कैटेगराइज करते हैं सबसे पहले थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, तो लास्ट कैटेगरी है एंजियोस्पर्म्स. एंड हाईली इवॉल्विंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स में. तो हाईली इवॉल्विंग है, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने खूब ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिए, न्यू स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लिए अडेप्ट होने के लिए. ठीक है, और न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म होते गए तो उसकी स्टडी उतनी ही वास्ट होती गई. ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स की जो स्टडी है बहुत ही वास्ट हो गई, उसका जो स्कोप है बहुत वास्ट हो गया. तो उसके बेसिस पे आप ये देख सकते हो कि 11th क्लास में 2 चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है. वन इज द मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट एंड सेकंड इज द anatomy in flowering plant. And in 12th class there is also a one chapter that is the reproduction in flowering plant. अगर ओवरऑल हम 11th और 12th को इंक्लूड करके, ठीक है, तो उसमें हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि बॉटनी में 3 चैप्टर सिर्फ एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है. ठीक है, मॉर्फोलॉजी भी है उसमें, एनाटॉमी भी है और रिप्रोडक्शन भी है. तो तीनों हम स्टडी कर रहे हैं. और सिर्फ एंजियोस्पर्म से क्यों, बाकी प्लांट्स हम इतना डिटेल्स में स्टडी क्यों नहीं करते? क्योंकि सबसे ज्यादा इवोल्यूशन ही एंजियोस्पर्म्स में हुआ है. ठीक है, तो इवोल्यूशन हुआ है तो अडेप्ट हुए, न्यू कैरेक्टर्स डेवलप किए हैं, तो उन कैरेक्टर्स की हम फर्दर स्टडी करते हैं. तो वो उतना ही वास्ट, उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसका पढ़ना क्यूरियोसिटी उतनी ही बढ़ जाती है कि क्या अडेप्टेशन है कि एंजियोस्पर्म्स डेजर्ट में भी ग्रो हो रहे हैं, क्या ऐसे उनके अंदर अडेप्टेशन है जो प्लेन्स में इजीली ग्रो हो रहे हैं. यानी मोस्ट ऑफ जगह में एंजियोस्पर्म्स को ग्रो कर पाते हैं. ठीक है, वेदर कंडीशन, डिफरेंट वेदर कंडीशंस में अडेप्ट कर रहे हैं, तो इनके अडेप्टेशंस डेवलप कर रहे हैं, उसकी वजह से इवोल्यूशन हो रही है. इवोल्यूशन हो रहा है तो न्यू कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसको और स्टडी करते हैं. सो ये थोड़ा ब्रीफ था एंजियोस्पर्म्स के बारे में. तो एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं. ठीक है, जो फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट भी प्रोड्यूस करते हैं. सो फर्दर हम इसको कंटिन्यू करते हैं. सो फ्लावरिंग प्लांट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले एंजियोस्पर्म से हम क्या पढ़ेंगे? फ्लावर. एंजियोस्पर्म में फ्लावर की फॉर्मेशन होती है और दूसरी फॉर्मेशन होती है फ्रूट की. ठीक है, पहले फ्लावर फॉर्म होता है, फिर फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फ्रूट की डेवलपमेंट होगी. तो ये एंजियोस्पर्म में होगा. तो इसको फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे. पहले फ्लावर समझते हैं. व्हाट इज दिस? फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, और हम बोल सकते हैं फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव, मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट. मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट हमने क्यों बोला इसको? मॉडिफाइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो स्टेम होती है मेनली, अगर स्टेम का सिंपल हम उसके अगर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो स्टेम एक्चुअल में क्या होता है? स्टेम कंटेन ए स्टेम एंड इट कंटेन ए लीफ. ठीक है, एक स्टेम पार्ट होता है उसका, फिर लीफ होती है, उसके एक्सल में बड प्रेजेंट होता है. ठीक है, उसको हम स्टेम बोल रहे हैं. अब यहाँ पे क्या है, ये स्टेम डेवलप हो रही है बट इट स्टॉप्स. इसकी जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है यहीं पे. क्यों स्टॉप हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं which are consumed during the formation of these floral parts. तो modified fruit इसलिए भी बोल रहे हैं ना हम, क्योंकि अदरवाइज लीफ फॉर्म करते हैं. ठीक है, बट दे प्रोड्यूस फ्लावर. तो अपना जो बेसिक कैरेक्टर है उसके अलावा कुछ न्यू स्ट्रक्चर अगर डेवलप कर देता है कोई भी प्लांट का पार्ट, उसको हम मॉडिफाइड बोलते हैं. ठीक है, ऐसे रूट्स के केस में हम बोल सकते हैं. यहाँ पे फ्लावर को मॉडिफाइड फ्रूट इसलिए बोल रहे हैं. और रिप्रोडक्टिव शूट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है? एक तो ये है स्टेमन एंड सेकंड इज द पिस्टिल. ठीक है, सो दीज आर द 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी इनमें फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, जिसको रिप्रोडक्टिव शूट बोलते हैं. ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि स्टेम जब ग्रो होती है, अब उस स्टेम में यहाँ पे फ्लावर आ जाता है. फ्लावर आने के बाद फर्दर उस स्टेम में ग्रोथ नहीं होती. ठीक है, फर्दर वो ग्रो नहीं करता. तो उसका रीजन क्या होगा? क्यों नहीं ग्रो करता? क्योंकि जो थैलेमस होता है, जो स्टेम का एंड पार्ट होता है, थैलेमस, दिस पोर्शन. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें बहुत सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है एंड these मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर कंज्यूम्ड व्हाइल फॉर्मेशन ऑफ these parts of flower. ठीक है, फ्लावर के ये पार्ट्स बनने में ये सारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंज्यूम्ड हो जाता है.
तो देयर इज नो रिमेन्स मेसोमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट, कोई मेसोमेटिक सेल्स प्रेजेंट नहीं होते तो फर्दर डिवीजन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्लोरल पार्ट्स फॉर्मेशन के लिए सारा जो मेसोमेटिक सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो कंज्यूम्ड हो गया, ठीक है। तो जो थैलेमस पार्ट होता है इनके यहाँ पे नोड्स प्रेजेंट होते हैं, दे कंटेन्स नोड्स एंड इंटरनोड्स फ्रॉम वेयर दिस फ्लोरल पार्ट्स अराइजेस। तो जो थैलेमस होता है, थैलेमस के ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं जिसके ऊपर जो फ्लोरल पार्ट्स है, सेप्टल्स हो गया, पेटल हो गया, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, तो वो फॉर्म हो जाते हैं। और कहाँ से Now we are going to discuss about the parts of flower. So there are 4 parts of a flower. तो अब हम flower के part discuss करेंगे from exterior to interior. तो sequence में हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर question भी based होता है, like exterior part से interior part तक जब हम move करते हैं, so what is the sequence of the floral parts? तो उसके parts के sequence क्या होगी? तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले first exteriorly सबसे पहले exteriorly present होगा sepals which is called as calyx, and after that sepals or calyx the next part which is present is petals, ठीक है, and these petals are called as corolla, तो उसको हम corolla बोलते हैं। and interior to it there is present stamen, and stamen is called as androecium, stamen को हम androecium बोलते हैं। और androecium के बाद क्या present होता है, pistil, this pistil is called as gynoecium, इसको हम gynoecium बोलते हैं। तो ये फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, इनके सेकंड नेम्स हैं, ठीक है। फिर से देखो, सबसे एक्सटीरियर प्रेजेंट होगा सेपल्स, देन पेटल्स, देन स्टेमन्स एंड देन पिस्टिल। और इनके टेक्निकल वर्ड हम यूज करें तो आउटसाइड प्रेजेंट होगा कैलिक्स, एंड आफ्टर कैलिक्स देयर विल बी कोरोला एंड देन एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम। तो ये फ्लोरल पार्ट्स हैं जो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इनमें से इन पार्ट्स को भी फर्दर कैटेगराइज करते हैं किस बेसिस पे कि वेदर दिस प्लांट्स आर हेल्पफुल और नॉट। इससे पहले डायग्रामेटिकली हमने थोड़ा फ्लोरल के पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे, अब ब्रीफली मैं इसको डिस्क्राइब कर, उसके बाद हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम फुल डिटेल्स में स्टडी करेंगे। सो आई एम स्टार्टिंग विद द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो कोई भी फ्लावर होता है उसके मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, देयर आर 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द सेपल, सेकंड वन इज द पेटल एंड थर्ड वन इज द एंड्रोशियम और also called as stamen and the fourth one is called as pistil. So there are 4 parts of a flower and the second name, और हम टेक्निकल टर्म जो यूज करते हैं, टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं इन पार्ट्स ऑफ फ्लावर के लिए, वो क्या होगा, सेपल्स के लिए हम यूज करते हैं कैलिक्स, सो वी यूज कैलिक्स फॉर सेपल्स एंड वी यूज कोरोला फॉर पेटल्स, पेटल्स के लिए हम कोरोला यूज करते हैं, स्टेमन के लिए हम यूज करेंगे एंड्रोशियम एंड फॉर पिस्टिल वी यूज गाइनोशियम। So these are the 4 parts of a flower. तो ये भी कोई भी टिपिकल फ्लावर है, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर है, तो उसके 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड जिम्नोस्पर्म्स। These are its technical term, ठीक है। लाइक क्वेश्चन क्या जाता है इसके ऊपर बेस्ड कैसे आएगा कि लाइक कोई भी 4 इनमें से पार्ट दिए, लाइक स्टेमन दे दिया, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक है, एंड पिस्टिल, तो इन सारे टेक्निकल टर्म्स कौन सी है तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये बताना चाहिए दीज आर द टेक्निकल टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। उसको फर्दर अब हम इसको सम अप करें, सो दीज 2 पार्ट्स सेपल्स एंड पेटल्स, सो दीज आर नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, दीज आर नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, and this androecium and gynoecium are the essential part of a flower. अब सेपल्स और पेटल्स को, कैलिक्स और कोरोला को हमने नॉन एसेंशियल क्यों बोला, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम को हमने एसेंशियल पार्ट ऑफ ए फ्लावर क्यों बोला। तो इसको नॉन एसेंशियल इसलिए हमने बोला क्योंकि ये इनडायरेक्टली रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करते हैं, इनडायरेक्टली टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, ठीक है।
so they will help in pollination, तो ये pollination में help करेंगे. And gynoecium and androecium are directly involved in reproduction. They are directly involved in reproduction. ये directly involved होंगे and non-essential part indirectly involved होते हैं. तो why they are directly involved? Androecium and gynoecium. तो gynoecium and androecium directly involved क्यों होते हैं? Because they are the male reproductive and female reproductive part of a flower and they produces male and female gametes. ये male and female gametes produce करते हैं, तो ये directly form हो रहा है, ठीक है. तो इसलिए इसको हम essential part of a flower बोलते हैं. I think this topic is clear. So essential और non essential हमें पता चल गया. अब हम कैटेगराइज करते हैं अब हम कैटेगराइज करेंगे फ्लावर्स को, ठीक है. नाउ वी विल कैटेगराइज फ्लावर इनटू टू पार्ट्स. अभी तो हमने पढ़ा था एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल. अब टू पार्ट्स में हम कैटेगराइज करेंगे. एक तो था परफेक्ट एंड दूसरा क्या होगा? इम्परफेक्ट. और वी कैन आल्सो यूज द टर्म कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट. तो ये टर्म भी हम इसके लिए यूज करते हैं. तो परफेक्ट क्या होगा? परफेक्ट तो हम उसको बोलेंगे जिसमें 4 वर्ल्स, ठीक है, यानी चारों के चारों पार्ट प्रेजेंट होंगे. उस प्लांट को तो हम बोलेंगे परफेक्ट और इनकम्प्लीट. और इनमें से कोई भी 1 और मोर वर्ल, ठीक है, एक या एक से ज्यादा जो वर्ल होंगे दे आर अब्सेंट, ठीक है. तो कोई भी फ्लोरल पार्ट अगर अब्सेंट होता है तो उसको हम इम्परफेक्ट बोलते हैं. लाइक पिस्टिलेट फ्लावर, स्टैमिनेट फ्लावर. पिस्टिलेट फ्लावर अगर होता है उसके अंदर पिस्टिल प्रेजेंट है, स्टेमन अब्सेंट है. स्टैमिनेट फ्लावर है तो उसमें स्टेमन प्रेजेंट है, पिस्टिल अब्सेंट होगी, ठीक है. तो इस तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, कि जो कोई भी फ्लावर है परफेक्ट है या फिर इम्परफेक्ट है. तो उससे पहले हमने कैटेगराइज किया था कौन से इन्वॉल्व करते, किस तरह से इन्वॉल्व करते, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होती है या इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होती है. सो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है. सो अर्लियर वी डिस्कस्ड अबाउट द फ्लोरल पार्ट बाय डायग्रामेटिकली, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग द फ्लोरल पार्ट वन बाय वन. तब तक हमने डायग्राम के थ्रू हमने ऑब्जर्व किया था, फ्लावर के पार्ट डिस्कस किए थे. अब हम वन बाय वन इसको पढ़ेंगे, ठीक है. वन बाय वन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी. सो स्टार्टिंग विद द outermost part and exterior one part of a flower, that is the sepal. So sepal is the exterior part of a flower and it is also called as calyx. Sepal is the exterior part of a flower and also called as calyx. So this is the outermost part of a flower. This outermost part of a flower. outermost part होता है. फंक्शंस क्या होंगे सेपल्स के? सेपल्स नॉर्मली अगर हमने देखे तो जितने भी फ्लावर्स होंगे उनके सेपल्स का कलर क्या होता है? ग्रीन. सो दे आर जनरली ग्रीन इन कलर एंड व्हेन दे आर ग्रीन इन कलर सो दे विल एबल टू डू photosynthesis. If they are green in color they are able to do photosynthesis. So but exceptions are everywhere. So some sepals are there which are colored. So if sepals are colored, so what they will do, they will attract insects. They will attract insects for pollination. Okay, I think fine it is. Like if sepals are green, so what they will do, they will able to photosynthesis. If they are colored, so what they will do, they attract insect for pollination. That's why the sepal is also called as non-essential part of a help, because it don't take part in reproduction directly. It take part in reproduction indirectly. So indirectly it take part करते हैं because they help in pollination. And next one is it protects the floral birds. तो फ्लोरल बर्ड्स जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, यानी जो फ्लावर स्टार्टिंग में डेवलप हो रहा होता है तो बर्ड फॉर्म में होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है उसके ऊपर ग्रीन कलर की कवरिंग प्रेजेंट होती है. और वो ग्रीन कलर की जो कवरिंग होती है व्हाट इट इज, दैट इज द सेपल. तो वो ग्रीन कलर की कवरिंग क्यों फॉर्म होती है? टू प्रोटेक्ट द फ्लोरल बर्ड, ठीक है, जो फ्लोरल बर्ड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो प्रोटेक्ट रहे. सो इसलिए इट
also take part in protection of the floral buds. तो जो इंटरनल पार्ट हो गए, अब फ्लोरल बड अगर बाहर स्टेमन है तो इनसाइड फ्लोरल बड में क्या प्रेजेंट होगा, उसमें प्रेजेंट होगा, नेक्स्ट प्रेजेंट होंगे पेटल्स, नेक्स्ट प्रेजेंट होंगे एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम. तो ये एक्सटीरियर टू इंटीरियर पार्ट होता है. सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द corolla and that is the calyx. Next word, next part of the flower. ठीक है, outer sepal था, calyx था, next क्या होगा corolla. So this corolla is the outermost part of a work and it is also called as petal. इसको हम petal भी बोलते हैं. It is also called as petal. So what it is the inner to sepal. Sepal के inner part होता है and they are generally brightly colored. They are generally brightly colored. So if they are brightly colored, so how they can be helpful for plants or in reproduction? How they can be helpful? Because they will attract insects for pollination. So they will attract insects for pollination. And what the other function will be? Like sepal, I discussed you about this. Like अगर वो जनरली ग्रीन होता है, सेपल कलर्ड होते हैं तो पॉलिनेशन करता है. ऐसे ही सिमिलरली दिस कोरोला आर जनरली कलर्ड, जनरली अट्रैक्टिव एंड दे आर ब्राइटली कलर्ड. बट इन सम केसेस दे कैन बी ग्रीन एंड व्हेन दे आर ग्रीन व्हाट दे विल डू photosynthesis. If they are green they will do photosynthesis, right? So next function, similar function to the sepals. जो फ्लावर के इनर पार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करेगा. अब सेपल आउटसाइड प्रेजेंट था तो अंदर तीन जो पार्ट बच गए उनको प्रोटेक्ट कर रहा था. नाउ इट विल फर्दर प्रोटेक्ट द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. तो ये भी फंक्शन हुआ. तो ये प्रोटेक्ट करते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम को. दे प्रोटेक्ट्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. So now the next and one most important function, what is that? At the base of corolla, it contains nectariferous glands. Nectariferous glands present होते हैं. Glands, what they do? They secrete nectar. And this nectar is reward. Nectar is reward for the insects. उन insects के लिए reward होगा जो pollinators होते हैं, as pollinator act कर रहे हैं तो उनके लिए helpful हो जाता है. So it is the reward for insects because they help in pollination. I think this topic is clear. So further I will discuss. So बेटा अभी हमने discuss किया petals and sepals. Petals and sepals हमने इनके functions और इनके characters हमने discuss किए. The next floral part after the corolla or petal, that will be androecium. तो next part क्या होगा इसमें? Androecium. And this androecium is also called as stamen. So this androecium is also called as stamen. Stamen हम इसको बोलते हैं and it is the male reproductive part of a flower. It is male reproductive part of flower. Okay, so this androecium is called as stamen and this androecium is also called as microsporophyll. तो इसको हम माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं. रीजन क्या है क्यों हम इसको माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं? बिकॉज फिल वर्ड हम यूज करते हैं जो लास्ट में इसमें मेंशन है, फिल, दैट मीन्स लीव्स. और माइक्रोस्पोरो, माइक्रो मीन्स स्मॉल and spore means spores. So they are able to produce microspores. And what are these microspores? These microspores are pollen grains. Pollen grains which are male gametes. So these are microspores. Further, if we discuss about androecium, it has a structure like it contains a stalk. Stalk present होता है जिसको बोलते हैं filament, and it contains a bilobed anther. So this is the structure of anther. It is just a view of this anther, or sorry, androecium or stamen. Further, we will study in detail the structure of this androecium. So this is its part that is called as filament. And this one is the anther. Anther is the fertile part
pollen grains gamete formation करते हैं, इसलिए इसको हम fertile part बोलते हैं. It is a stalk-like structure, slender-like structure. Okay. And what is the function of filament? This filament attaches the androecium to the thalamus. And what is the function of this anther? This anther produces pollen grains. This anther produces pollen grains, which is also called as microspore. And this term anther is given by a scientist, that is the Linnaeus. Linnaeus साइंटिस्ट है जिसका नाम हमने पहले भी सुना होगा क्लासिफिकेशन में, तो उन्होंने ही ये एंथर टर्म कॉइन की थी, डिस्क्राइब की थी. तो आई थिंक इतना एंड्रोशियम आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसमें गाइनोशियम. थोड़ा बहुत हम गाइनोशियम के बारे में पढ़ेंगे. हाँ, कुछ और फीचर्स और भी हो सकते हैं इसके. एंड्रोशियम के क्या फीचर होंगे जो ब्रीफ में मैं डिस्कस करूंगी आपको. दैट दिस एंथर इज बाइलोब्ड. दिस एंथर इज बाइलोब्ड. बाइलोब्ड होता है, दैट मीन्स इट हैज टू लोब्स एंड फॉर एग्जांपल इट हैज टू लोब्स. ये टू लोब्स होते हैं. ठीक है, सो इट हैज two lobes and each lobe has two theca. Each lobe has two theca. So it is also called as ditheca because one lobe containing two theca. And each theca contain one microsporangia. So it has 4 microsporangia. Microsporangia. So it is called as tetrasporangiate. तो इसका जो एंथर है दैट इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजिएट. व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट? बिकॉज इट हैज 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. सो आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर, एंड्रोशियम. एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस यू अबाउट द गाइनोशियम. द नेक्स्ट टॉपिक इज गाइनोशियम. एंड्रोशियम हमने पढ़ लिया. ठीक है, पेटल्स हमने पढ़ लिए, सेपल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, ये 3 हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे विद गाइनोशियम. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पिस्टिल. इट इज आल्सो कॉल्ड एज पिस्टिल. एंड दिस गाइनोशियम इज द फीमेल. इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव part. And this gynoecium contain megaspore. It forms megaspore which is also called as ovule. तो ovule की formation में help करते हैं, and ovule is the female gamete. So this ovule is the female gamete. So what is the structure of gynoecium? If we draw, so this is the structure of gynoecium or pistil. It has 3 parts. First one is the stigma, and then style, and third part that is the ovary. So these are the 3 parts, and these 3 parts have their own functions. Like stigma is a landing platform for the pollen grain. तो जो pollen grain होते हैं उनके landing platform होता है. pollen grain stigma के ऊपर land करते हैं, attach हो जाते हैं उससे. ठीक है, जो कंपैटिबल होगा फिर वो पोलन ट्यूब बनाएंगे. पोलन ट्यूब स्टाइल से रीच होके इट विल एंटर इनटू द ओवरी, एंड ओवरी कंटेन एम्ब्रियो सैक. वो जो कि फर्दर बाद में ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है, एंड देन फर्दर इट विल डेवलप इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो सीड जब फर्टिलाइजेशन रहेगा तो ओव्यूल तो सीड में डेवलप हो जाएगा, एंड उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है जो ओवरी में प्रेजेंट होगा दैट विल डेवलप इनटू फ्रूट, एंड दिस ओवरी वॉल विल डेवलप इनटू pericarp. So this is the functions of the parts of gynoecium. तो ये यहाँ तक था gynoecium. अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एंजियोस्पर्म.